साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल की जो री एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जीके एंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं और साथ में उनका विश्लेषण भी करता हूं। साथियों आज फिर लेके आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके विकल्प हैं साथियों स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, टैकोमीटर और पेडोमीटर। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि ओडोमीटर होता है। यानी कि जो ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि साथियों किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। साथियों किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। साथियों ये निर्भर नहीं करता होगा, क्या होगा, निर्भर नहीं करता है। क्या है, निर्भर नहीं करता है। साथियों बताइए कौन सा इसमें निर्भर नहीं करता है। साथियों बताओ, करता है, यानी कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर और साथियों वस्तु के द्रव्यमान पर। अगर बात करें साथियों जो निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर तो किया गया कार्य निर्भर करता है। साथियों बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है और उन पर लगने वाले बल पर भी निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब साथियों मैं बात करता हूँ जो बल और कार्य के बीच में जो रिलेशन होता है और विस्थापन के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है साथियों कि W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। क्या, W कॉस थीटा। जो साथियों इसमें W बराबर क्या होता है, वर्क यानी कि कार्य होता है, वर्क होता है। F बराबर क्या होता है साथियों, फोर्स होता है यानी कि बल होता है। और D बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है साथियों, विस्थापन होता है। और उनके बीच पे एंगल पर निर्भर करता है, यानी कि W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते साथियों प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान है और कह रहा है कि रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका विचलन कोण सबसे कम होता है। बताइए इसका सही उत्तर। बैंगनी, पीला, नीला, लाल। साथियों बात करते हैं विचलन कोण की तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाल। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। क्या, लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब बात करते साथियों या में इसमें एक वो होता है यानी कि विविगोर के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक होता है साथियों वी, यानी कि विविगोर, वी आई बी जी वाई ओ आर, ये क्या होता है साथियों, विविगोर होता है। यानी कि वी रेड, आर बराबर क्या होता है साथियों, रेड यानी कि लाल होता है। और बी बराबर होता है साथियों वायलेट यानी कि बैंगनी होता है, ये बैंगनी होता है। और ऊपर वाला क्या होता है, लाल होता है। अगर बात करें साथियों तरंग दैर्घ्य की तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य यानी कि तरंग दैर्घ्य लाल रंग का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। वहीं साथियों जो बैंगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वो तरंग दैर्घ्य उसका सबसे कम होता है। वहीं अगर विचलन की बात करें तो लाल रंग का विचलन होता है वो साथियों कैसा होता है, कम होता है। जो विचलन होता है लाल रंग का वो क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि विचलन सबसे कम होता है। वहीं बात करें साथियों बैंगनी रंग के विचलन की तो इसका विचलन क्या होता है, इसका विचलन क्या होता है साथियों, अधिक होता है। आई बात समझ में। अब साथियों आपको पता होना चाहिए जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, तरंग दैर्घ्य, वो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है 1/, में यानी कि आवृत्ति का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति का क्या होता है, उल्टा होता है। जब साथियों ये बताइए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो इसकी आवृत्ति कैसी हो जाएगी लाल रंग की, तो हमेशा याद रखेंगे लाल रंग की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। यानी कि तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है आवृत्ति, तो लाल रंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। और बैंगनी रंग की आवृत्ति कैसी हो जाएगी, बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगी। साथियों यहाँ आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया।
इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, जो लाल रंग होता है उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे कम होता है और आवृत्ति भी सबसे कम होती है किसकी, लाल रंग की। वहीं अगर बात करें बैंगनी रंग की, तो ये बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होता है, कम होता है, सबसे विचलन अधिक होता है और आवृत्ति अधिक होती है साथियों। यहाँ से इम्पोर्टेंट है साथियों, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है आपको, किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, विचलन अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होती है साथियों। इस चीज़ को तैयार कर लीजिए आप। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है साथियों कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था साथियों। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, 1676 में, यानी कि ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को कब मापा था, 1676 में मापा था साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों। प्रश्न कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में साथियों क्या होता है, बताइए परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। तो विकल्प में दिया है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साथियों इसकी सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या होता है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं साथियों। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, जो प्रोटॉन होता है साथियों और जो न्यूट्रॉन होता है, इनके जोड़ को क्या कहा जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे इनके सम को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। क्या, न्यूक्लियन इनके क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है साथियों, हमेशा याद रखेंगे। और परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों के इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। बताइए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन और प्रोजिट्रॉन साथियों। इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि प्रोजिट्रॉन कहा जाता है। अब इसमें याद रखने लायक क्या बात है साथियों। अब मुझे ये बताइए, जो न्यूट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है मुझे बताइए, इसका मास कितना होता है। अगर न्यूट्रॉन के मास की बात करें साथियों तो इसका मास होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या होता है साथियों, यानी कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 1.69 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब बात करें प्रोटॉन के मास की, प्रोटॉन के द्रव्यमान की साथियों, इसका क्या होता है, इसका होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आई बात समझ में नहीं आई। वहीं बात करेगा साथियों किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मास साथियों, हमेशा याद रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो मास हमेशा पूछता है साथियों, इसको तैयार कर लीजिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ साथियों, मुझे बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसको आप बताइए कि मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, मुझे बताइए। तो हमेशा याद रखेंगे किसने, जो जे थॉमसन ने साथियों, किसने, जे थॉमसन ने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वही एक प्रश्न पूछता है आपसे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। तो चैडविक ने क्या की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने की थी। वही प्रोजिट्रॉन की पूछता है, प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हमेशा याद रखेंगे एंडरसन ने, किसने, एंडरसन ने प्रोजिट्रॉन की खोज की थी। वहीं पूछेगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, प्रोटॉन की खोज की थी आपकी रदरफोर्ड ने, किसने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, प्रोजिट्रॉन की एंडरसन ने और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। साथियों क्या, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा इसका पहली बार
प्रयोग किया गया था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसका कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। विकल्प है मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग और मज्जा और अनुमस्तिष्क साथियों। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर मज्जा हो जाएगा। जो मस्तिष्क का जो मज्जा होता है वो सांस लेने को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा आपसे, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है साथियों, यानी कि जो ब्रेन होता है हमारा, जो ब्रेन होता है उसके वो कितने हिस्सों में होता है साथियों। वो 3 हिस्सों में होता है। कौन कौन से होते हैं उसमें? एक होता है साथियों क्या, अग्र मस्तिष्क होता है, और दूसरा होता है साथियों इसमें मध्य मस्तिष्क, मिडल है, और एक होता है साथियों क्या, एक होता है इसमें तीसरा यानी कि पश्च मस्तिष्क। 3 हिस्से होते हैं हमारे मस्तिष्क के, कौन से? अग्र, मध्य और पश्च साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यानी कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। यानी कि हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस और मिड ब्रेन साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब साथियों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ मस्तिष्क के बारे में, तो ध्यान से देखेंगे। क्या देखना है, जैसे कि मैंने बात करता हूँ सबसे पहले किसकी, जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है साथियों, क्या हमारा जो ब्रेन होता है वो कितने भागों में होता है। तो हमारा ब्रेन होता है साथियों कितने भागों में, 3 भागों में होता है। कौन कौन भाग होते हैं? नंबर 1 होता है साथियों इसमें अग्र मस्तिष्क, दूसरा क्या होता है साथियों इसमें मध्य होता है, और तीसरा क्या होता है साथियों, पश्च होता है। मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 भाग होते हैं हमारे ब्रेन के। अब साथियों अग्र मस्तिष्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि ये सबसे बड़ा ऐसा होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा, जो अग्र वाला होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या होता है, हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दूसरी बात साथियों, क्या, जो साथियों सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम और आपका सेरिब्रम, थैलेमस एंड साथियों जो हाइपोथैलेमस है, क्या, हाइपोथैलेमस, ये किसके भाग होते हैं? ये अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और साथियों हाइपोथैलेमस। और साथियों जो मध्य मस्तिष्क होता है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है। क्या, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होता है? ये मध्य वाला होता है। और साथियों जो पश्च होता है उसमें क्या क्या होते हैं साथियों? सेरिब्रम होता है। ये तो जो अग्र वाला होता है उसमें सेरिब्रम होता है, लेकिन जो पश्च वाला होता है उसमें सेरिबेलम होता है साथियों। क्या, सेरिबेलम होता है। एंड इसमें पॉन्स होते हैं, और एक होते हैं साथियों मेड्यूला। इसमें एक होता है मेड्यूला ऑब्लिगेटा साथियों। आई बात समझ में नहीं आई? यानी कि अग्र वाले में ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसमें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है, और जो मध्य वाला होता है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, और जो पश्च वाला होता है उसमें सेरिबेलम होता है, पॉन्स होते हैं, मेड्यूला ऑब्लिगेटा होता है साथियों। अब बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। मैं आपसे पूछूं साथियों, जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है, जो ब्रेन का अध्ययन किस में किया जाता है साथियों? ब्रेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, क्या साथियों, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। किसको? ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें ब्लड होता है कि नहीं होता है साथियों? उसमें ब्लड होता है कि नहीं होता है, मुझे बताइए। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें ब्लड नहीं होता है बिल्कुल भी, लेकिन ब्लड की जगह क्या होता है साथियों? इसमें होता है क्या, यानी कि सेरिब्रल, यानी कि सेरिब्रल फ्लूइड होता है, यानी कि सेरिब्लड क्या होता है? फ्लूइड होता है। आई बात समझ में नहीं आई? यानी कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड नहीं होता है,
क्या होता है, सेरिब्रल फ्लूइड होता है। अब बात करें साथियों, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक झिल्ली का आवरण होता है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, उस झिल्ली को मेनिनजिस किया गया, उस झिल्ली को मेनिनजिस कहा जाता है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, मेनिनजिस कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 है और प्रश्न कह रहा है कि 20 नहीं साथियों 10वां, इस वीडियो के हिसाब से तो 10वां क्वेश्चन है। बात करें, ये कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, बताइए साथियों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मुझे बताइए। शरीर के कुल वजन का 2%, शरीर के कुल वजन का 8%, शरीर के कुल वजन का 12% और शरीर के कुल वजन का 15%। अगर साथियों मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का कितना होता है, 2% होता है। अब साथियों मुझे कुछ वजन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें की चर्चा कर लेता हूँ मैं आपसे। जैसे कि मैं आपसे पूछूँ, जो आपका मेल होते हैं, मेल के मस्तिष्क का वजन कितना होता है मुझे बताइए। फीमेल के वजन कितना होता है और चाइल्ड के मस्तिष्क का वजन कितना होता है मुझे बताइए। यानी कि मेल का कितना होता है, फीमेल का कितना होता है वजन और चाइल्ड का कितना होता है। अगर साथियों बात करूं मैं मेल की तो लगभग 1300 ग्राम, कितने 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक क्या होता है, मेल के मस्तिष्क का वजन होता है। एंड फीमेल की बात करें तो इनमें थोड़ा सा मस्तिष्क कम होता है, यानी कि उसमें वजन कम होता है, वैसे मस्तिष्क बहुत होता है फीमेल में। ये 1200 ग्राम से लेकर के कितना होता है, 1300 ग्राम तक होता है। आई बात समझ में नहीं आई, वजन में कम होता है साथियों, हमेशा याद रखेंगे। अगर बात करें चाइल्ड की तो चाइल्ड के मस्तिष्क का वजन 400 ग्राम, कितना 400 ग्राम से लेकर के कितना होता है, 500 ग्राम होता है साथियों। मेल में 1300 से लेके 1400, यानी कि कम से कम कभी कभी इसमें 1350 भी पूछा जाता है तो वो आंसर भी बिल्कुल सही होगा। इसमें कभी 1250 पूछा जाता है तो वो भी सही होगा साथियों। इसमें कभी 450 का पूछा जाता है तो वो भी सही होगा, यानी कि 1300 से लेकर के 1400 तक, 1200 से लेकर के 1300 तक और 400 से लेकर के 500 तक। साथियों मैंने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।